Good evening, Sri Ram. KSIS Academy welcomes you all to the classroom. सारे बच्चे आ जाएं क्लास में. भास्कर is irregular in classes now. कुछ बच्चे जो पहले रेगुलर हुआ करते थे थोड़ा सा इरेगुलरिटी मेंटेन हो रहा है. एनीवे, तो हम लोग आज अभी जो है हम लोग मेंस पे कंसंट्रेट करेंगे. बीपीएससी मेंस का एग्जाम को लेके कंसंट्रेट करेंगे और हम लोग का जो एग्रीकल्चर टॉपिक है उसी पे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. राइट. तो आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो हम लोग बिहार का डाटा देखेंगे. बिहार में कृषि का डाटा देखेंगे. बिहार में एग्रीकल्चर का डाटा देखेंगे और इसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन यानी उत्पादन और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता का अध्ययन करेंगे. उत्पादन और उत्पादकता का अध्ययन करेंगे. दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? कहने का मतलब है कि हमारा जो क्लास का डिस्कशन होगा वो मुख्यतः दो चीज पे होगा. प्रोडक्शन यानी उत्पादन और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता और इसको हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स पे डिफरेंट क्रॉप्स यानी विभिन्न प्रकार के फसलों का अध्ययन करेंगे. हम लोग कुछ फसलों का अध्ययन करेंगे, उसके उत्पादन और उत्पादकता का डाटा देखेंगे. फिर एक अधिकारी की तरह जो है आप उसमें सजेशंस देंगे. आपका विचार आना चाहिए, आपका व्यूज आना चाहिए, आपका नजरिया आना चाहिए कि कृषि को कैसे आगे बढ़ाया जाए बिहार में. याद रखिएगा, इसमें जो हम लोग डाटा पढ़ेंगे वो डाटा के आधार पे आपके पीटी परीक्षा में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है. तो चलिए इसी के साथ विल स्टार्ट टुडेज क्लासेस. हम लोग इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. राइट. तो प्रोडक्शन यानी हिंदी में इसको उत्पादन कहते हैं. संख्या के आधार पर, गिनती के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, ये एक नंबर होता है उसको हम लोग उत्पादन कहते हैं. कुछ बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, टू क्रिएट एनीथिंग, दैट इज प्रोडक्शन. याद रखिएगा ये टॉपिक एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स दोनों सम्मिलित है. उत्पादकता क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है? वो है आपका दक्षता, वो है आपका एफिशिएंसी कि दिए गए जो आपका खेत का इकाई है, जिस इकाई में भी आप बात कर रहे हैं उसमें कितना उत्पादन हुआ, यानी उत्पादन प्रति कृषि इकाई. कहने का मतलब है समानता हम लोग हेक्टर को इकाई के रूप में लेते हैं, उत्पादकता हम लोग हेक्टर के रूप में दर्शाते हैं. तो उत्पादकता का अर्थ हुआ उत्पादन प्रति इकाई. प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ प्रोडक्शन पर हेक्टर, यानी उत्पादकता का मतलब हुआ उत्पादन प्रति हेक्टर. प्रोडक्शन पर हेक्टर. तो इसी के आधार पे आज हमारा चर्चा जो है निर्भर करता है. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं.
अब देखिए बिहार में यदि हम लोग खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें, हम लोग कल के टेस्ट सीरीज में खाद्यान्न और अनाज का अंतर के बारे में बात किए थे। We saw there is a difference between food grain and cereals. अभी जो हमारा टॉपिक है वो है आपका खाद्यान्न उत्पादन पे, वो है आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे। अब आप देखिए कि ये जो हम लोग 2 साल का डाटा लिए हैं, 2014-15 और 2018-19। 2014-15 में जो खाद्यान्न उत्पादन बिहार में हुआ था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो बिहार में हुआ था, वो 147.50 लाख टन था। और यही खाद्यान्न उत्पादन 2018-19 में बढ़ के 163.12 लाख टन हो गया। इसका मतलब ये हुआ, यदि ये दोनों डाटा को एनालाइज करेंगे तो आप कह सकते हैं कि बिहार में पिछले 5 साल में 4.14% का वृद्धि हुआ है। यदि आप 2014-15 के उत्पादन का डाटा लेते हैं और 2018-19 के उत्पादन का डाटा के साथ तुलना करते हैं तो आप ये निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि पिछले 5 सालों में बिहार में खाद्यान्न उत्पादन में 4.14। You can come to the conclusion on the basis of production data in 2014-15, and if you compare this 2014-15 with 18-19, you will come to the conclusion that there is a growth rate of 4.14% in food grain production in the last 5 years. अब देखिए, ये हमारे कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो खाद्यान्न की मांग है बिहार में मुख्यतः वो अनाजों के द्वारा ही पूर्ति होता है। The total demand for food is mostly met by the cereal production in Bihar. So ये ग्रोथ रेट और ये वृद्धि दर होना अति आवश्यक था। So you can say that cereals play an important role in the food grain production of the state. अब देखिए, अब यदि हम लोग खाद्यान्न की बात करें तो बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था को आप एक शब्द में परिभाषित कर सकते हैं। याद रखिएगा, शब्द का अपना एक महत्व होता है। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था को आप पारंपरिक खाद्यान्न अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बिहार के एग्रीकल्चर इकोनॉमी को आप ट्रेडिशनल फूड ग्रेन इकोनॉमी कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था को आप पारंपरिक खाद्यान्न अर्थव्यवस्था क्यों बोलेंगे, बिहार के एग्रीकल्चर इकोनॉमी को आप ट्रेडिशनल फूड ग्रेन इकोनॉमी क्यों बोलेंगे? वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि बिहार में जो मुख्य फसलें हैं, जो मेजर क्रॉप्स इन बिहार, जो आपके बिहार में मुख्य फसलें हैं, वो है आपका राइस यानी चावल, वो है आपका वीट यानी गेहूं, वो है आपका मेज यानी मक्का, और वो है आपका पल्सेस यानी दलहन, जिसको कि आप दाल के रूप में जानते हैं। सो बिहार इज अ ट्रेडिशनल फूड ग्रेन इकोनॉमी because its major crops are rice, wheat, maize and pulses. बिहार पारंपरिक खाद्यान्न अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसकी मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का और दलहन। अब
चलते हैं जरा हम लोग अनाज उत्पादन, जो बिहार का खाद्यान्न अर्थव्यवस्था है, बिहार का जो फूड ग्रेन इकोनॉमी है, उसको फिर से हम लोग थोड़ा सा गहराई में चलते हैं, उसको थोड़ा सा और हम लोग डिवाइड करते हैं। और पहला जो हमारा शीर्षक है वो है आपका सीरियल प्रोडक्शन, वो है आपका अनाज उत्पादन। स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है? आर यू एबल टू सी? बच्चों दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? आर यू एबल टू सी द क्लास? आर यू एबल टू सी द क्लास स्टूडेंट्स? अब देखिए, हम लोग अनाज उत्पादन की बात करें तो सीरियल प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हम लोग 2017-18 का डाटा लेते हैं। 2017-18 का डाटा इसलिए लेते हैं क्योंकि बिहार सरकार के पास 2017-18 का डाटा उपलब्ध है और उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 2017-18 में आप देखेंगे कि बिहार में जो आपका अनाज का उत्पादन हुआ है वो है 143.21 लाख टन। बिहार में 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन जो है, खुद आपका जो अनाज उत्पादन है, जो आपका सीरियल प्रोडक्शन है, वो 143.21 लाख टन है। ये बढ़ के 2018-19 में, ये 2018-19 में बढ़ के हो जाता है 158.58 लाख टन। 2018-19 में ये आपका अनाज उत्पादन 158.58 लाख टन हो जाता है। इसका मतलब, इसके आधार पे आप निष्कर्ष ये निकालते हैं कि बिहार में अनाज उत्पादन में 4.21% का इंक्रीज हुआ। कहने का मतलब है कि 2017-18 के अनाज उत्पादन को यदि आप तुलना करते हैं 2018-19 के अनाज उत्पादन या सीरियल प्रोडक्शन से, तो आप इस निष्कर्ष पे, आपका ये कंक्लूजन होता है कि देयर इज अ ग्रोथ रेट ऑफ 4.21%, देयर इज अ ग्रोथ रेट ऑफ 4.21% इन सीरियल प्रोडक्शन। अनाज उत्पादन में 4.21% का वृद्धि आपको दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बिहार में भूमि जो है सीमित है, यू कैन नॉट इंक्रीज द एरिया ऑफ द लैंड, इट इज फाइनाइट, सो हाउ द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। तो बिहार में उत्पादन इसलिए बढ़ा है क्योंकि बिहार सरकार जो है उत्पादकता पे जोर दी। बिहार सरकार जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मेजर्स उठाई। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रति हेक्टेयर में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। और इसके आधार पे आप देखते हैं कि 2014-15 में आपका उत्पादकता 2328 केजी प्रति हेक्टर था। 2014-15 में आपका उत्पादकता 2328 केजी पर हेक्टर था, जो कि बढ़कर 2018-19 में 2636 केजी प्रति हेक्टर हो गया। 336 केजी प्रति हेक्टर, 2636 केजी पर हेक्टर, यानी इंक्रीज ऑफ 4.31%, यानी कि उत्पादकता में 4.31% की वृद्धि हुई। यानी उत्पादकता में 4.31% की वृद्धि हुई। अब दो डाटा आपको ध्यान रखना है। उत्पादन में, प्रोडक्शन में 4.21% का वृद्धि हुआ,
लेकिन उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में अनाज उत्पादन में 4.31% का वृद्धि हुआ। याद रखिएगा, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। यदि आप 2017-18 और 18-19 का आप उत्पादन देखते हैं, अनाज में प्रोडक्शन देखते हैं, तो 4.21% का ग्रोथ रेट था उत्पादन में। लेकिन यदि आप 2014-15 से 2018-19 के बीच में आप उत्पादकता का डाटा देखते हैं, प्रोडक्शन पर हेक्टर का देखते हैं, प्रोडक्टिविटी का देखते हैं, तो ये वृद्धि दर आपका 4.31% है। ये वृद्धि दर आपका 4.31% है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसको 4 आधार पे देखते हैं: वीट गेहूं, मेज मक्का, राइस और पल्सेस दलहन। तो हम लोग गेहूं पे देखें तो गेहूं का 2014-15 में जो गेहूं का उत्पादन था वो 35.70 लाख टन था। गेहूं का उत्पादन 2014-15 में 35.70 लाख टन था, जो कि 18-19 में ये बढ़कर 64.66 लाख टन हो गया। मीन्स wheat, the production in wheat has seen an increase from 35.70 lakh ton to 64.66 lakh tons in 2018-19। उसी तरह आप देखेंगे कि मक्का में भी जो है कुछ वृद्धि दर्शाया गया, जो कि 2014-15 में ये 24.79 लाख टन था और 2018-19 में ये बढ़कर 31.94 लाख टन हो गया। मींस मेज हैज आल्सो सीन सम इंक्रीज, एंड दिस इंक्रीज इज फ्रॉम 24.7 lakh tons in 2014-15 to 31.94 lakh tons in 2018-19। अब हम लोग चावल को देखते हैं। अब हम लोग चावल, राइस, पैडी, इसका उत्पादन हम लोग देखते हैं। अब आप देखिए 2014-15 में इसका चावल का उत्पादन था 82.42 लाख टन। In 2014-15 the production was 82.42 lakh tons और 2018-19 में इसका उत्पादन 61.56 लाख टन हो गया। In 2018-19 we see that it decreases to 61.56 lakh tons। तो आप देख रहे हैं कि चावल में पिछले 5 साल में यदि 2014-15 को आधार वर्ष ले तो चावल के उत्पादन में गिरावट आई है। और चावल के उत्पादन में गिरावट होने का एक और कारण है, वो है चावल की उत्पादकता में भी गिरावट आई है। We have seen that rice has registered a decline in its growth if we compare from 2014-15 to 2018-19, and this decrease in production can be partly attributed
टू द डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। यदि आप उत्पादकता देखना चाहते हैं, यदि आप उत्पादकता देखना चाहते हैं तो 2014-15 में ये आपका 25 केजी प्रति हेक्टर था, 2525 केजी प्रति हेक्टर। और 2018-19 में इसकी उत्पादकता घट के 1948 केजी प्रति हेक्टर हो गया। इसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया टिल 1948 केजी पर हेक्टर, मीन्स a decline of 3.61%. So there is a decline of 3.61% in productivity. तो चावल की उत्पादकता में कमी आई, गिरावट आई, और इसका गिरावट दर 3.61% था, 3.61%। और इसी कारण इसके उत्पादन में भी हम लोग गिरावट देखते हैं। अब सवाल ये उठता है, एक अधिकारी की तरह आपको बताना है कि why rice has registered a decline। चावल में जो है गिरावट क्यों आई, चावल के उत्पादन और उत्पादकता में गिरावट क्यों आई? तो इसका आंसर है इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। कहने का मतलब अपर्याप्त आपका जल। दूसरा कारण है सूखा, ड्रॉट। दूसरा कारण है सूखा। तीसरा कारण है अनियमित वर्षा में कमी। तीसरा कारण है वर्षा में कमी। चौथा कारण है कहीं कहीं बाढ़ का आना। और पांचवा कारण है कि जो लागत मूल्य है इसमें भी वृद्धि, इनपुट कॉस्ट में भी वृद्धि। तो बिहार में चावल का उत्पादन पिछले 5 साल में कम होने का कारण, रीजंस है अपर्याप्त जल, क्योंकि राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। नंबर 1। नंबर 2 ड्राउट यानी सूखा। नंबर 3 डेफिशिएंट रेन यानी वर्षा में कमी। नंबर 4 फ्लड्स यानी बाढ़ के कारण। और पांचवा है राइजिंग इनपुट कॉस्ट। ये फैक्टर समझ में आया स्टूडेंट्स? ये फैक्टर समझ में आया? आर यू इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर? ये फैक्टर समझ में आया स्टूडेंट्स? यदि आपको एक अधिकारी की तरह, यदि आपको कारण मालूम है कि चावल के उत्पादन में कमी क्यों आई, तो एक अधिकारी की तरह आपको समाधान भी देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव अ सॉल्यूशन लाइक एन ऑफिसर। और इसका 2 ही सॉल्यूशन है, इसकी 2 महत्वपूर्ण समाधान है। एक है जीरो टिलेज मेथड और दूसरा है श्री कल्टीवेशन, श्री खेती जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। और दूसरा है आपका जीरो टिलेज, यानी कि बिना जोते हुए एक नया तकनीक है जिसको हम लोग जीरो टिलेज, जीरो मतलब शून्य, बिना जुताई किए हुए जो है इस फसल को उगाना, ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। तो 2 महत्वपूर्ण तकनीक के आधार पे आप समाधान बताएंगे। पहला है जीरो टिलेज मेथड और दूसरा है श्री खेती। ये जीरो टिलेज मेथड है जिसमें कि खेत की जुताई नहीं की जाती है। देयर इज नो टिलेज, जिसको हम लोग जीरो टिलेज मेथड कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दलहन पे। अब हम लोग पल्सेस पे चलते हैं। पल्सेस में कुछ वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा दलहन में वृद्धि नहीं आई है, कुछ दलहन में वृद्धि आई है।
तो आप देखेंगे कि दलहन में जो वृद्धि जो है 1.8% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। पल्सेस हैज रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 1.8% पर एनम। और जैसा कि आज हम लोग टेस्ट सीरीज में डिस्कस किए थे कि दलहन जो है वो आप दो भाग में बांट सकते हैं। दलहन को आप दो भाग में बांट सकते हैं। एक है आपका रबी दलहन, एक है आपका रबी दलहन और दूसरा है आपका खरीफ दलहन। एक है आपका रबी पल्सेस और दूसरा है आपका खरीफ पल्सेस। ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ये दिखाई दे रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि देयर हैज बीन अ meager increase in pulse production, that is around 1.8% per annum। तो 1.8% की वृद्धि दर से हम लोग दलहन में उत्पादन देख रहे हैं। और ये दलहन में उत्पादन मुख्यतः आपके रबी दलहन के वृद्धि से हुआ है। रबी दलहन, रबी पल्सेस के कारण दलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस, बिहार हैज सीन अ ग्रोथ इन ओवरऑल पल्सेस प्रोडक्शन। बिहार में जो हम लोग दलहन का उत्पादन में वृद्धि देख रहे हैं वो मुख्यतः रबी दलहन के कारण हुआ है। आई थिंक आई हैव sufficiently explained it। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रबी दलहन में या दलहन में क्या क्या आता है। दलहन में आपका दाल आता है, बिहार में खास करके मसूर है, फिर एक गरमा मूंग बोलते हैं, फिर आप चना बोलते हैं। ये सब मुख्य दलहन है बिहार में। तो बिहार में रबी दलहन के कारण दलहन के उत्पादन में वृद्धि हुआ है। तो वो कौन कौन सा रबी दलहन है? तो वो रबी दलहन है आपका मसूर, जिसको कि अंग्रेजी में लेंटिल कहते हैं, मसूर। दूसरा है अंग्रेजी में समर मूंग कहते हैं, जिसको कि हम लोग गरमा मूंग के नाम से जानते हैं। समर मूंग, इट इज नोन एज समर मूंग। तो आप देख रहे हैं कि रबी दलहन में मुख्यतः आपका मूंग, समर मूंग या गरमा मूंग और चना के कारण, ग्राम्स के कारण जो है आपके दलहन में उत्पादन में वृद्धि हुआ है। और इसका यदि औसत उत्पादकता निकाले रबी दलहन का आप यदि औसत उत्पादकता निकालें, यदि रबी दलहन का आप औसत उत्पादकता निकालें, आप एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालें, तो वो 897 केजी प्रति हेक्टेयर है। वो आपका 897 केजी प्रति हेक्टेयर है। ये पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये रबी दलहन जो है ये आपका इसका औसत उत्पादन 897 केजी पर हेक्टेयर है। उसी तरह दूसरा जो खरीफ दलहन है, इसकी औसत उत्पादन 2017-18 से 2018-19 में आप तुलना करेंगे तो वो है 843.2 केजी प्रति हेक्टेयर या प्रति पर हेक्टेयर। तो खरीफ दलहन, खरीफ पल्सेस का औसत उत्पादकता 843.2 केजी प्रति हेक्टेयर है। राइट? अब जो है इस
इसके आधार पे दलहन में वृद्धि जरूर हुआ है। और आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिहार सरकार कुछ काम नहीं की है। बिहार सरकार काम की है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार सरकार दलहन फसल को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय की है। तो पहला बिहार सरकार जो अप्लाई की है ये है पेस्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का पहल की है, यानी कीटों और पीड़कों के प्रकोप को कम करने की कोशिश की है। दूसरा काम क्या की है कि बिहार सरकार कोशिश की है कि उत्पादन को बढ़ाया जाए। बहुत सारा प्रोत्साहन स्कीम, इंसेंटिव स्कीम किसानों को दिया गया है। और जब एक बार दलहन की उत्पादन हो गई तो बिहार सरकार इस बात को सुनिश्चित की कि किसानों को इसके लिए सही दाम मिले। कहने का मतलब है कि प्राइस रियलाइजेशन हैज बीन गिवन टू फार्मर्स। तो बिहार सरकार दलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पेस्ट यानी कीट नाशकों का इस्तेमाल को बढ़ावा दी है। किसानों को प्रोत्साहन स्कीम के तहत लाई है। किसानों को इंसेंटिव स्कीम्स के तहत लाई है। और तीसरा जो है उनको सही मूल्य दिया गया है। इनफैक्ट दे हैव बीन गिवन गुड प्राइस रियलाइजेशन, सही दाम पे दलहन को खरीदा गया है। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग ऑयल सीड्स की बात करेंगे। अब हम लोग तिलहन की बात करेंगे। तिलहन में क्या आता है? मूंगफली। तिलहन में क्या आता है? सरसों, मस्टर्ड। तिलहन में क्या आता है? राई, रैपसीड्स। ऑयल सीड्स में क्या क्या आता है? तीसी। तो ऑयल सीड्स या हिंदी में इसको तिलहन कहते हैं। इसके अंदर इसके तहत सरसों होता है, मूंगफली होता है, ग्राउंडनट्स होता है, तीसी होता है। ये सब कुछ जो है फसल इसके तहत आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि तिलहन के उत्पादन में 2014-15 में तिलहन की उत्पादन 1.27 लाख टन था। लेकिन 2018-19 में इसके उत्पादन में गिरावट आके 1.25 लाख टन आ गया। मीन्स if we see the production of oil seeds and if we compare the data from 2014-15 to 2018-19, then you will see that from 1.27 lakh tons in 14-15 it has decreased to 1.25 lakhs in 18-19। लेकिन इसमें दो फसल हैं। पहला है मूंगफली, दैट इज ग्राउंड नट्स। हालांकि तिलहन के उत्पादन में कमी आई, गिरावट आई, लेकिन दो फसल हैं। एक फसल है आपका मूंगफली यानी ग्राउंड नट। इसमें 9.7% का वृद्धि देखा गया। ग्राउंड नट्स हैव रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 9.7%। एंड मस्टर्ड, सरसों यानी मस्टर्ड में इन्हीं 5 साल में 2.7% का ग्रोथ रेट देखा गया।
फिर से तिलहन में आपकी गिरावट आई 2014-15 से 2018-19 के बीच में, लेकिन इसमें मूंगफली के उत्पादन में पिछले 5 साल में आप कह सकते हैं कि 9.7% का वृद्धि हुआ। ग्राउंडनट हैज registered an increase of 9.7% during the same period, और मस्टर्ड सरसों में 2.7% का जो है इंक्रीज ग्रोथ रेट देखा गया। ओके स्टूडेंट्स, इज इट ओके? इज इट ओके? और अब हम लोग याद रखिएगा कि तिलहन में ऑयल सीड्स में उत्पादन में कमी आई, प्रोडक्शन में कमी आई है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में उत्पादकता में बढ़ोतरी हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि तिलहन के उत्पादन में गिरावट आई है। देयर इज अ decline in production of oilseeds, but the productivity has actually increased in the last 5 years. हालांकि तिलहन में उत्पादन में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 5 साल में इसके उत्पादकता में वृद्धि आई है, और वो वृद्धि दर है आपका 4 प्रति वर्ष। मीन्स दो ऑयल सीड्स has seen a decline in production, its productivity has increased at the rate of 4% per annum. Its productivity has registered an increase of 4%. उसी तरह आपके तिलहन में तीसी आती है, मूंगफली आती है, सूरजमुखी आती है, सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये सब सारा जो फसल है ये तिलहन में आता है। तीसी, मूंगफली, सूरजमुखी, ठीक है। इसमें आप तीसी में गिरावट देखी गई है, यानी कि लीन सीड्स में गिरावट देखी गई है। मूंगफली ग्राउंडनट्स में देखी गई है। सूरजमुखी जो है इसमें भी गिरावट देखी गई है। लेकिन ये हम लोग बात कर रहे हैं उत्पादकता के आधार पर। कहने का मतलब बिहार में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी योर तीसी यानी कि लिनसीड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर, तीसी, मूंगफली और सूरजमुखी में उत्पादकता में कमी दर्शाई गई है। राइट है, कमी दर्ज की गई है इनके उत्पादकता में। तीसी, मूंगफली और सूरजमुखी के उत्पादकता में कमी दर्ज की गई है। लेकिन सरसों, मस्टर्ड प्रोडक्शन में, मस्टर्ड के प्रोडक्टिविटी में हम लोग बात कर रहे हैं सरसों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ मस्टर्ड। आगे हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सरसों की उत्पादकता में जो है 5% प्रति वर्ष के हिसाब से वृद्धि देखी गई है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। Mustard has seen the highest growth rate in productivity in the last 5 years from 2014-15 to 2018-19 and it is 5% per annum. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसों की उत्पादकता में 2014-15 का आधार वर्ष ले तो 2018-19 तक 5% वार्षिक वृद्धि दर से इसमें उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया?
ये समझ में आया स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग? स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग? राइट, तो विल टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट के बाद हम लोग फिर कुछ इंपॉर्टेंट डाटास देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जिलों का नाम देखेंगे जहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जहां सबसे ज्यादा उत्पादकता है, और इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पीटी में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो ब्रेक के बाद हम लोग जरा इसी के आधार पे, ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हमारा मेंस के लिए हुआ है, लेकिन कुछ डिस्कशन पीटी के लिए हम लोग ब्रेक के बाद देखेंगे, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। थैंक यू।